जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, हम सब कल के क्लास में जो है प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 तक पूरा कवर कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करने हैं, जिसमें आपको 3 खंड दे रखे हैं। 3 प्रश्न हैं इसी में। पहला है 12, 15, 21 का बताना है, दूसरा 17, 23, 29 का बताना है और तीसरा है 8, 9 और 25 का बताना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको बताना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि वह संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, वह संख्याएं जो केवल खुद से कटे। जो संख्या, जिस संख्या का अभाज्य होता है, जो संख्या अभाज्य होता है, वो या तो खुद से कटता है, खुद संख्या से कटता है, या तो फिर एक उसे काट सकता है और कोई दूसरा संख्या विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे संख्याएं होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे हम ये जो हमको संख्या दे रखा है उनका छोटा छोटा अभाज्य संख्या, मतलब उसको टुकड़ा करेंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करेंगे और फिर हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 12 का, 12, 15 और 21 का हमको बताना है। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड बताना है ना। 12, 15, 21 का। तो आइए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। HCF और LCM बताना है तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का पहले कर लेते हैं। तो 12 का जब करोगे तो 1 मिनट हम देखिए छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे बना ले रहे हैं। अगर 12 का काटें तो 2 से कटेगा, 2 छक 12 हो जाएगा, है ना। और ये 2 क्या है, आपका अभाज्य संख्याएं ही तो है। तो ऐसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या लेकर उसको काटना, विभाजित करना है, भाग देना है। 2 से काटेंगे 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, कब तक काटेंगे, जब तक इसके नीचे 1 ना आ जाए, जब तक इसके नीचे 1 ना आ जाए। क्लियर बात इतना। चलो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला। 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 है, 2 है और 3 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। अब हम 15 का करेंगे। तो 15 का हम इसको 15 को विभाजित करते हैं। तो देखिए 5, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर इतना। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, 3 गुणे 5 मिला है। क्या मिला है, 3 गुणे 5 मिला है। हो गया इतना। एक और है 21 का, देख लेते हैं भैया। 21 का चेक कर लेते हैं। तो अब 21 का देखेंगे तो 21 का अगर देखा जाए, 21 का अगर हम विभाजित करें तो 3 7 21 होता है और 7 21 7 होता है। क्लियर। इसके मतलब जो 21 का अभाज्य गुणनखंड आया है, 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 3 गुणे 7 आया है। 3 गुणे 7 आया है। ये हमारे पास पहला प्रश्न था और इन प्रश्नों का हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। एक 12 का 2 गुणे 3 बनता है, 15 का 3 गुणे 5 बनेगा और 21 का 3 गुणे 7 बनेगा। तो इसमें पूछा है क्या, कह रहा है HCF और LCM बताइए। तो पहले हम HCF निकालते हैं। तो हम निकालेंगे HCF। ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर HCF देखेंगे। पहले HCF है ना। HCF इन 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा, है ना। लिख देने के बाद 12, 15, 21 का
HCF। चलो 12, 15, 21 का HCF क्या होता है, पहले तो जानेंगे HCF होता क्या है। बता चुके हैं पिछले भी क्लास में। HCF क्या होता है कि उभयनिष्ठ, है ना, कॉमन लिखा HCF लिखा मतलब हाई कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, है ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों के न्यूनतम घात वाली संख्या, जिन जिन संख्याओं का हमको HCF निकालना है उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद चेक करेंगे कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो सब में है, उभयनिष्ठ है और न्यूनतम घात का है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ अगर देखा जाए तो देख लीजिए उभयनिष्ठ क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ नहीं निकला। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, सब में 3 है। तो ये हमारा हो जाएगा HCF कितना हो गया 3। अगर एक बार और 3 मिला होता सब में तो एक बार और 3 ले लिया जाता, है ना। मतलब हमको न्यूनतम घात वाली संख्या लेना है। अगर यहाँ पर एक घात और होता, 2 घात, 3 की घात 2 होता तो 3 की घात 2 ना लेकर हम जो घात 1 था वही लेते। ठीक है, HCF का मतलब यही है। अब LCM देख लेते हैं। 12, 15, 21 का LCM। अगर LCM निकाला जाए तो LCM क्या कहता है भैया, LCM ये कहता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के महत्तम घात वाली संख्या, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, जितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं इन संख्याओं में, उन सभी का उच्चतम मतलब महत्तम घात वाली संख्या ले लीजिए, वही हमारा हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो देखिए महत्तम, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड, तो सभी गुणा 2 भी है, 3 भी है, इसमें भी 3 है, मतलब 2 भी है, 3 भी और 5 भी है। तो इन सभी को लेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को। तो इसमें क्या है 2 की पावर 2 है, तो एक तो ये आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो भैया ये 2 की पावर 2 आ गया, गुणे लगा लेंगे, है ना। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, जगह मिल जाएगा थोड़ा सा। यहाँ HCF बराबर 2 की पावर 2 मिल गया, और क्या मिलेगा बताओ, 2 की पावर 2 मिल गया, 3 भी है, एक तो 3 भी है, तो ये हो जाएगा आपका 3, और 7 भी है, इसलिए हो जाएगा 7, और 5 भी तो है, 5 भी तो लेना पड़ेगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। अब इन सभी को गुणा कर लेंगे और यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, LCM हो जाएगा। तो सबसे देखिए 2 की पावर 2 है, इसलिए इसको महत्तम घात वाली 2 की पावर 2 लिया गया। इसमें 3 है तो 3 ले लिया गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ये इसमें कॉमन की बात नहीं है, इसमें जो जो उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है सभी को लेना है। तो 2 भी था, 3 भी था और 7 भी था, 5 भी था, तो सभी को ले लिया गया था। लेकिन 2 की पावर 2 था, इसलिए 2 की पावर 2 लिया गया, क्योंकि महत्तम घात वाली लेना था। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा, 420। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। चलिए भैया पहला तो हो चुका है, अब दूसरा देख लेते हैं। सत्रह, 23 और 29, 17, 23 और 29 का निकालेंगे। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे छोटा छोटा। तो अगर 17 का देखा जाए तो 17 का अभाज्य गुणनखंड खुद 17 है, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए हम 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। अगर हम 23 देखें तो 23 खुद एक अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। और 29 भी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको भी 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इन संख्याओं का HCF और LCM देखेंगे। तो 17, 23 और 29 का HCF। तो अगर इसका HCF देखा जाए तो HCF क्या कहता है, वही जो लोअर मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो भी न्यूनतम घात के, वही हमारा क्या हो जाएगा
HCF हो जाएगा। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन दिख रहा है, 1 1, और इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका LCM देख लेते हैं। 17, 23, 29 का LCM क्या कहता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का महत्तम घात वाली संख्या। तो सभी अभाज्य गुणनखंड जितने भी हैं सभी को लेना है। तो 1 भी है, 17 भी है, 23 भी और 29 भी है, सभी को लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 और गुणे 29। ठीक है, इन सभी को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब गुणा करेंगे, गुणा करके आप सब देख सकते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे आएगा 11, 33, 9। ठीक है, ये हो गया आपका HCF। तो अब अगला देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरा है 8, 9 और 25 का। 8, 9, 25 का LCM और HCF निकालना। 8, 9, 25 का। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 8, 9 और 25 का। देखिए सबसे पहले 8 का अगर काटें, अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 8 का क्या क्या बनेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एके 2, एक तो ये हो गया। अगर हम 9 का करें तो 9 का कितना बनेगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 एके 3। अगर हम 25 का करें तो 25 का बनेगा 5 पचे 25 और 5 एके 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए क्लियर इतना। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर बात इतना। अच्छा, अब 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 9 का अभाज्य गुणनखंड 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 मिला है, इसके मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना बात। अच्छा, इसको हम अगर देखें तो इसके साथ 1 भी है, तो 1 भी हम गुणा कर सकते हैं। 1 भी इसके साथ है तो 1 भी हम इसका गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, तो 1 को ले सकते हैं। इसमें भी हम 1 ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 ले सकते हैं। क्लियर बात ना। चलिए अगला देखिए 25 का। 25 का अभाज्य गुणनखंड 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखें तो 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 1 है, यानी कि 5 की पावर 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। बोलो इतना बात समझ में आया, क्लियर है। अब हम HCF और LCM देखेंगे। तो 8, 9, 25 का पहले लिखेंगे 8, 9, 25, 8, 9, 25 का HCF HCF क्या कहता है कि वही उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घात वाली संख्या। उभयनिष्ठ क्या क्या दिख रहा है इसमें, सब में 1 1 है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो 1 हमारा हो जाएगा HCF। अब हम LCM देखेंगे। 8, 9, 25 का LCM क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का महत्तम घात वाली संख्या। तो सभी जितने भी हैं सभी का महत्तम घात वाली संख्या ले लीजिए। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 1 भी है तो 1 भी कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई इतना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 2 की पावर 3 तो 2 तिहाई 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 5 25, यहाँ पर गुणा करना हम जोड़ रहे हैं गलती से, 5 25 और 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, तो 25 अट्ठे कितना होता है पहले देख लीजिए। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, और 200 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 1800 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। और यही आपका HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा और ये HCF हो जाएगा। क्लियर बात इतना, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा HCF और LCM कैसे देखेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में भी हम सब LCM और HCF के बारे में चर्चा कर चुके हैं।
तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है कि HCF 306 657 का 9 दे रखा है। HCF दिया है इतने, मतलब 306 का और 657 का HCF 9 दे रखा है। कह रहा है कि LCM 306 का और 657 का LCM बताइए कितना होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला बताए थे हमने कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, मतलब लासा गुणे मासा बताए थे। तो यही फार्मूला यहाँ पर हमको यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलें इसका सलूशन देख लीजिए। तो आपको संख्या दे रखा है ना, ये संख्या है। तो पहली संख्या आपको दे रखा है, एक बार के लिए हम लिख दे रहे हैं पहली संख्या कितना है 306 है। दूसरी संख्या आपको दिया है, दूसरी संख्या दे रखा है 657। ठीक है, तो 306 और 657 का जो HCF है, HCF यानी कि मासा कितना दिया है, ये दे रखा है आपको 9 दे रखा है, 9 दिया है HCF। हमको LCM निकालना है। तो 306 और 657 का LCM आपको ज्ञात करना है कि LCM कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए, तो आपको फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड, दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF यानी कि मासा गुणे लासा LCM ये होता है। ये फार्मूला है, सूत्र है। इसी की सहायता से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, LCM पूछ रहा है, तो LCM निकाल लेते हैं हम सब। LCM निकालना है तो चलो, पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितना है 306, इसके स्थान पे हम 306 करेंगे गुणे। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या है 657। ठीक है, इतना हो गया। चलो कोई बात नहीं, बराबर HCF आपको कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 9। LCM नहीं पता है तो LCM आपको निकालना है, तो इसको निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। 9 का यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 का यहाँ पर हम भाग कर देंगे, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग बनेगा। तो आ जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में कितना आ जाएगा 9, बराबर ये हो जाएगा LCM। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ से आपको LCM कितना मिला, इसको थोड़ा सा अगर काटें तो हमारे ख्याल से 3 से कट जाएगा। देखो 3 से अगर काटें तो 3 त्रिक का 9 होता है, इसको अगर 3 से काटें तो 3 1 के 3 होता है और 3 दूनी 6 होता है। कितना हो जाएगा आपका, ये 102 आ जाएगा, है ना, 102 आ जाएगा। अगर 3 से इसको भी काटें तो शायद ये भी 3 से कट जाए। देख लीजिए एक बार, अगर इसको काटें हम तो देखो 3 1 के 3 होता है, और ये अगर 3 से काटें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको काटें तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 2 बचा और 3 9 27 आ गया। कितना आ गया 219 आ गया। ठीक है, तो 219 आ गया। तो हमारे पास कितना बचा 102 गुणे 219 आ गया। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा। अब 219 का अगर हम गुणा कर लें 102 से तो आ जाएगा 22 33 8 आ जाएगा। और आपको मिल गया है 306 और 657 का LCM कितना आ गया 22 38 8 22 33 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर LCM कितना मिल गया 22 33 8, ये आपका LCM आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको एक उदाहरण नंबर 5 में बताए थे पूरा विस्तार में कि
ये कैसे जीरो पर कौन सी संख्याएं जो है जीरो पर समाप्त होती है और कौन संख्याएं जीरो पर समाप्त नहीं होती हैं, इसके बारे में हम उदाहरण नंबर 5 में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो अगर देखना चाहते हैं तो उदाहरण नंबर 5 आराम से देख लेंगे, वहाँ पर पूरा विस्तार में बताया गया है। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या मतलब ये होता है, ये प्राकृत संख्या n को माना है और n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 सो वन, बहुत सारे प्राकृत संख्या होते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। बहुत सारे प्राकृत संख्या मतलब ये समझिए इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, बहुत सारे प्राकृत संख्याएं होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वह कौन सा प्राकृत संख्या है जिसका 6 पावर n अगर कर दें, मतलब उसके ऊपर अगर पावर रख दें, इसमें से कोई संख्या लेकर अगर हम 6 पावर पे रख दें तो वो लास्ट वाली जो इकाई वाली संख्या होगी वो जीरो बना देगा। ठीक है, ऐसा कौन सी संख्या है। तो अगर ऐसा हम एक एक रख कर चेक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय लग सकता है और मिल भी सकता है, नहीं भी मिल भी सकता है। ठीक है, बहुत सारे समय लग सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो अगर देखिए 1 मिनट के लिए सुन लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए 10 गुणे, ठीक है, अगर हम ये 10 जिसके इकाई में जीरो होते हैं वो 10 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, सो ऑन, बहुत सारे संख्या होते हैं। तो अगर इनका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 होगा, और यहाँ अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 हो जाएगा। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो इसका भी वही होगा, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 3 गुणे 2, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 5 ये 15 दूनी 30। तो अगर इसमें एक चीज़ देखा जाए तो 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 सब में आ रहे हैं। ठीक है, 2 गुणे 5 सब में आ रहे हैं। इसमें देखो 2 गुणे 5 है, इसमें भी 2 गुणे 5 है। कहने का मतलब जिन संख्याओं के लास्ट में शून्य होता है उन सभी संख्याओं में 2 गुणे 5 मतलब 2 और 5 दो अभाज्य संख्याएं ऐसे जरूर उपस्थित होंगी। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, पूछ रहा है 6 पावर n का। अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लें, अगर उसमें 2 और 0 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट इकाई वाले में ये 0 आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 पावर n का। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो संख्याएं जिसके लास्ट में शून्य होते हैं उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में मिलना चाहिए। तो एक बार के लिए इसको हम लिखेंगे कि यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो 2 और 5 हो तो वे संख्याओं के उस लिख दे रहे हैं, उस संख्या के समाप्त में या अंत में शून्य अवश्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हो, उस संख्या के समाप्त में 0 अवश्य होगा। ठीक, तो हमारे पास संख्या क्या है, संख्या दे रखा है 6 पावर n। अगर 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड करें, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 मिलेगा, और इसकी पावर कितना हो जाएगा n। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 2 की पावर n और यहाँ पर 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखा जाए कि 2 और 3 के अलावा 5 नहीं मिल पा रहा है। अगर इसी के स्थान पर 5 होता तो इसके मतलब इसके समाप्त वाले अंक पे, लास्ट वाले अंक पे 0 जरूर मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य जो गुणनखंड बना है वो 2 गुणे 3 मिला है, कहने मतलब इसके लास्ट में 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे यही बातें कि इसमें जो है 2 और 5 उपस्थित नहीं है। तो लिखेंगे कि 6 की पावर
6 की पावर n संख्या में संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में ठीक है, 6 पावर n संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः अंक लिख दे रहे हैं, अंक 2 तथा 5 अंक उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n संख्या प्राकृत संख्या n के लिए शून्य समाप्त में नहीं होगा, ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो इस टाइप का एक उदाहरण था, उदाहरण नंबर 5, जिसमें हम क्लियर किए थे। तो ये था आपका उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है ना। और उदाहरण नंबर 5 में दोनों सेम हैं, उसमें जो है 4 की पावर n दे रखा था, यहाँ पर 6 पावर n दे रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तथा 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है कि ये क्यों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं कि जिनके भाज्य संख्याएं, इसमें पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, वो संख्या जिनके बहुत सारे अभाज्य संख्याएं बन सकते हैं, यानी कि जिनके बहुत सारे अभाज्य संख्या के रूप में छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम इन संख्याओं का बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे जो गुणे के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर संख्या क्या दिया है, संख्या आपको दे रखा है कि 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर इन संख्याओं को सॉल्व किया जाए तो देखो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखें तो थोड़ा से अगर यहाँ पर देखा जाए तो 13 13 सब में उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो हम 13 क्या निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ कामन निकाल रहे हैं। तो आपके पास बचेगा 7 × 11 और प्लस का 1। तो दोनों में से हमने 13 13 उभयनिष्ठ निकाल लिया है, कामन निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका 13 और इसका गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा आपका 77 और प्लस में 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 और 13 × 78। तो अगर देखा जाए कि 78 और 13 का हम अभाज्य गुणनखंड, ये तो एक प्रकार का अभाज्य गुणनखंड है ही, 78 भी हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब जिस संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दें, वही हमारा, वो सब जो संख्याएं जिनको संख्याओं को हम तोड़ते हैं वही हमारा क्या होता है, भाज्य संख्याएं होते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, एक प्रकार का भाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं, क्योंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो कारण लिख लेंगे कि चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं या उपस्थित हैं, या इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड संभव हैं या उपस्थित हैं, संभव हैं। इसलिए जो हमारे पास संख्या दे रखा है, मतलब यह संख्या है, यह संख्या भाज्य है, यह संख्या एक भाज्य है। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर क्लियर करना था कि जिन संख्याओं को हम अभाज्य के रूप में तोड़ सकते हैं वही हमारा भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो ये था पहला। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2
गुणे 1 और प्लस 5 है। ठीक है, क्रम से दे रखा है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में 5। अब इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो पहले हम 5 यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। तो बचा कितना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 तो कॉमन हो गया है, 4 बचा है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में यहाँ पर कॉमन निकल गया, 1 बच गया। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 5 6 7 6 4 3 2 1 का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1008। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1008 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा और प्लस में 1। अब इनका हम गुणा करा लें आपस में, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे में ये हो जाएगा 1009। कितना हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास संख्या दे रखा है इनको हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये हमारे पास एक संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे कि चूंकि वही काम यहाँ लिखेंगे जो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो लिखेंगे इस संख्या, चूंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड संभव है, अतः या इसलिए यह संख्या यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें क्या करा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं या प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न को समझेंगे एक बार। प्रश्न क्या कर रहा है, एक जो है मैदान का पथ है, वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये मैदान है, वृत्ताकार पथ है ये। अब एक ही स्थान से दो लोग चलते हैं। ये मान लीजिए एक स्थान, यहीं से इसका प्रारंभ होता है दौड़ना। एक है सोनिया और एक है रवि, दोनों लोग यहीं से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों लोग एक एक चक्कर लगाते हैं। कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करती है। जो सोनिया है ये एक चक्कर जो है एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है सोनिया, और रवि जो है उसी को सिर्फ 12 ही मिनट में लगा देता है एक चक्कर। तो रवि जो चक्कर लगाता है एक चक्कर जो है लगा रहा है 12 मिनट में। तो दोनों जो है एक एक चक्कर लगा रहे हैं। मतलब एक चक्कर जब कंप्लीट होता है तो सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती है और रवि जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है, 12 मिनट में। अब दोनों लोग एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय, टाइम भी वही है और एक ही दिशा में। अब पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। मतलब जहाँ से शुरू किए हैं वो कितने समय के बाद वह पुनः वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है 12 मिनट में। जैसे मान लीजिए अगर ये रवि अगर 12 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है, ये 18 मिनट में लगा रही है, इसके मतलब ये थोड़ा से पीछे रह जाएंगी सोनिया। ठीक है, तो जब थोड़ा से पीछे रह जाएंगी, ये अगला चक्कर लगाएगा तो ये सोनिया कहीं यहाँ पहुँचेंगी। जब ये अगला चक्कर लगाएगा तो सोनिया यहाँ प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगी। कहने का मतलब ये एक चक्कर में दोनों लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, मतलब लासा निकालना पड़ेगा। तो जो मिनट आपको दे रखा है यहाँ पर 18 और 12 का, हम ये यहाँ पर लासा निकालेंगे और जो मिनट हमको प्राप्त होगा उसी समय पर दोनों लोग एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको समय दे रखा है। ठीक है, समय क्या क्या दिया है, तो 2 समय दे रखा है। समय दिया है आपको 18 मिनट और 12 मिनट। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कर ले रहे हैं,
यानी कि 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 का, तो 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 से कटेगा 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, और फिर 3 से कटेगा 3 1 के 3। कहने का मतलब जो 18 का अभाज्य गुणनखंड मिला है, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है वो मिला है 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, अब एक और बचा है 12। 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का अगर इसको विभाजित करें तो 2 छक 12 होता है, और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर 3 1 के 3 हो जाएगा। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3 मिल जाएगा। तो हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं, है ना। मतलब वह अधिकतम टाइम देखेंगे जहाँ पर दोनों लोग प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 और 12 के एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम मतलब लासा कितना हो जाएगा। एलसीएम कहता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का महत्तम घात वाली संख्या ले लीजिए, सभी को गुणा कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 2 भी है और इसमें भी 2 है, लेकिन दोनों में लेकिन महत्तम घात वाली कहता है, इसलिए 2 की पावर 2 लिया जाएगा। तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, और इसमें देखिए 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है, लेकिन महत्तम घात वाली लेना है, इसलिए 3 की पावर 2 लेंगे। तो यहाँ जाएगा 3 की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 चौक 36 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो दोनों लोग 36 मिनट के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। तो हम सब आंसर में क्या लिखेंगे कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या 7। तो इसी प्रश्न संख्या 7 के साथ प्रश्नोली 1.2 समाप्त होता है। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छा लगा हो एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगले क्लास में हम सब प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण को सॉल्व करेंगे और उनके पहले बेसिस नॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उदाहरण देते हुए सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।